हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का वास्तविक संख्याएं। तो सब इसको पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले जानना चाहिए कि आखिर संख्याएं होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्याएं क्या है। तो सबसे पहले संख्याएं हम लोग के दो तरह की होती है, एक वास्तविक संख्या है और एक काल्पनिक संख्या है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या हम लोग को 11 से पढ़ना है, लेकिन हम इसके बारे में अगर आप लोग को कुछ बता दें तो वो संख्या है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे अगर √2 का बात करें तो अगर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इस तरह से आएगा, और इसका हम कहीं ना कहीं एक काल्पनिक मान लेकर के चलते हैं। जैसे 1.414 है तो हम लोग 1.5 लेकर के चलते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह से अगर हम बनाएं तो हमारा मैथ बनाना आसान हो जाए। तो हम लोग चलिए, तो इसके बारे में हम लोग इतना जान चुके हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्याएं की। अगर वास्तविक संख्याएं की बात करें तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन अगर हम बताएं तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में अगर थोड़ा बता दें, वास्तविक संख्याओं के बारे में अगर बताएं तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित मिश्रण को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अगर परिमेय संख्याओं के बारे में अगर थोड़ा बात करें तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या जैसे p/q जिसका कोई अंश हो, जिसका कोई हर हो, अगर हम 1/2 लिखें तो इसका अंश हम लोग का 1 मिल रहा है और हर में 2 मिल रहा है। लेकिन अगर इसमें अगर 2-4 एग्जांपल दे तो 3/4 या कुछ भी लिख सकते हैं, 3/8, 8/7, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि 8 क्या परिमेय संख्या है तो आप तो बोलिए कि नहीं, क्योंकि ये p/q के रूप में है नहीं। तो हम बोलेंगे कि नहीं, इसके नीचे अगर कोई संख्या नहीं है तो उसको 1 से गुना कर सकते हैं, तो 1 से भाग भी कर सकते हैं, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो कोई भी अगर संख्या है, कोई भी संख्या अगर हम ले लेते हैं तो उसके नीचे 1 हो जाएगा, जो कि p और q के रूप में हमको अंश और हर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 8 जो है वो परिमेय संख्या है। या 8 की तरह कोई भी संख्या ले लेते हैं, 10, 12, 15, कुछ भी अगर हम ले लेते हैं तो परिमेय संख्या है। चलिए, परिमेय संख्या तो हम लोग जान चुके हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो वैसी संख्या जो √a के रूप में हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम ले तो √3, √2, √12 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर बात करें तो रूट के अंदर जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम बोले कि √4 क्या अपरिमेय संख्या है, तो अगर √4 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 के रूप में प्राप्त होता है। अगर इसको हम लिखें तो 2 बार मतलब 2 का स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर से हमारा जो रूट है वो कट जा रहा है। तो हमको क्या मिल रहा है, सिर्फ 2। और 2 हम क्या बताएं कि 2 कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, p/q के रूप में हमको प्राप्त हो चुका है। तो ये क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय और अपरिमेय तो जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, जो अगर आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे तो अगर आपको मालूम होगा तो हम थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं कि प्राकृत संख्या। आखिर प्राकृत संख्या क्या है। तो अगर प्राकृत संख्या की बात करें तो नॉर्मली अगर आपके पास 10 बुक्स हैं तो आप उसको कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा गिनना। तो आप बोल सकते हैं कि 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, इस तरह से अगर आप गिनेंगे। या आपके सामने कुछ लोग हैं, अगर कोई बोले कि गिनिए कि कितने लोग हैं, तो हम नॉर्मली 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृत में हम लोग 1 से किसी संख्या को गिनते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है तथा इन्फिनाइट अनंत तक जाती है। तो अनंत कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जहाँ तक हम सोच सकते हैं, जहाँ तक आप जहाँ तक सोच सकते हैं, अरब खरब कहीं तक सोच सकते, उससे बहुत आगे, हमारे सोच से बहुत आगे का संख्या, उसको हम लोग अनंत कहते हैं। तो अनंत हो गया। तो प्राकृत संख्या के बारे में तो हम लोग जान गए कि 1 से स्टार्ट होने वाली वैसी संख्या है जो 1 से अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें
कि 1 से अगर हम चल रहे हैं 10 तक, अगर 1 से 10 तक जा रहे हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो 1 है, लेकिन एक 0 लग जाने से 1 का 10 गुना मान बढ़ जाता है। या कहें कि अगर इससे भी अगर आगे हम जाएँ तो 100 तक जाते हैं, तो देख रहे हैं कि 1 तो यही है, लेकिन हम लोगों का 2 0 लग जाने से ये जो है 100 गुना बढ़ चुका है। तो हम लोग 0, अब यहाँ तो हम समझ सकते हैं ना कि 0 कुछ ऐसी संख्या है जो किसी संख्या के राइट साइड में लग जाने से उसका 1 0 लग रहा है तो 10 गुना मान बढ़ जा रहा है, या 2 0 लग जाने से हमारा 100 गुना मान बढ़ जा रहा है। तो हम इसके लिए हम लोग को पढ़ना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में पढ़ना है हम लोग को कि वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 आई मीन ये भी इन्फिनाइट तक। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 0 और प्रकृत संख्या, देखिए यहाँ से हम लोग को प्रकृत संख्या का सारा संख्या मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 0 तथा प्रकृत संख्या के सम्मिलित संग्रह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक में अगर हम बात करें तो पूर्णांक में हम लोग को इसमें हम लोग को 2-3 चीज़ें पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले बात हम लोग पूर्णांक की करते हैं। तो ये हो गया। अब सबसे पहले हम संख्या रेखा ले लेते हैं, जिसमें कहीं हम लोग का 0 है, और 0 के राइट साइड में अगर चले दायां तरफ, तो दायां तरफ जाने पे हम लोग को धनात्मक मान मिलता है। ये चीज़ आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम इस पर थोड़ा बता देते हैं कि इस पर हम लोग को आगे पढ़ना है। तो अगर बायां तरफ जाते हैं तो हम लोग को धनात्मक मान प्राप्त होता है, और 0 के दायां तरफ जाते हैं तो हम लोग को धनात्मक मान प्राप्त होता है, और इधर ऋणात्मक। इधर हम लोग को ऋणात्मक संख्या तथा इधर धनात्मक संख्या पढ़ना है। तो अगर हम बात करें धनात्मक संख्या की, तो वैसी संख्या जो धन के रूप में आई मीन प्लस के रूप में हमें मिलता है उसे हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। और ऋणात्मक की बात करें तो वैसी धनात्मक संख्या जिसमें माइनस से गुना कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि 1 है हमारे पास धनात्मक संख्या, तो इसको माइनस से अगर हम गुना कर रहे हैं तो ये -1 हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ऋणात्मक संख्या। अब बात करते हैं पूर्णांक की। संख्या रेखा पर प्राप्त सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या कहने का मतलब हुआ कि कभी भी संख्या रेखा पर हमको 1.2 या 1/2 के रूप में हमको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से हम पूर्णांक को भी समझ चुके हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से जान लेते तो अच्छा होता। तो अगर इसके बारे में अगर बात करें तो धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल r प्राप्त हो। कहने का मतलब है कि a = bq, a b से विभाजित होता है और ये धनात्मक पूर्णांक है। bq + r ये हमारा सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जहाँ a हमेशा बड़ा होता है b से, और r का अगर बात करें तो r निकालने के लिए हमारा सूत्र है 0 से बड़ा बराबर हमारा r होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए।